नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। करंट वेंडर ने खूब हाहाकार मचा रखा है। मैथ में वो सारी चीज़ें पूछ रहा है जो उसको पूछना नहीं चाहिए या जो वो पहली बार पूछ रहा है, क्योंकि उन्होंने स्टैट्स लिख दिया है तो उसमें P15 P85 जैसे टर्म भी पूछ रहा है। तो ऐसे में जिन बच्चों ने स्टैट्स में P15 या P85 क्वार्टाइल्स ये सब कवर नहीं कर रखा है तो उसके लिए काफ़ी परेशानी वाली बात तो हुई है। उन चीज़ों को देख के, उन टर्म्स को देख के काफ़ी हाहाकार मचा हुआ था। सिर्फ मैथ की बात नहीं, ऐसे रीजनिंग में बड़े अजीबो गरीब तरीके के पैटर्न पूछा जा रहा था जो एसएससी में पिछले सालों में नहीं आता था। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी, काफ़ी बड़े, क्लोज टेस्ट के क्वालिटी क्वेश्चन, स्पेलिंग चेक के अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वालिटी क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ था। सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो आपके पास समय है कि उस मानसिक दबाव को आप उतार दीजिए। तो शिक्षक होने के नाते मैं संकल्प बैच के बच्चों को उनके मानसिक तनाव से थोड़ा बरी करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने, जिन्होंने मेंस बैच के लिए मुझे ज्वाइन किया है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सैम्पल मॉक सर करा दो इस पैटर्न का, इस डिफ़िकल्टी लेवल का। तो चलो आज से स्टार्ट करके आपके एग्ज़ाम तक जितना हो सकता है उतना मैं आपको सैम्पल मॉक करा देता हूँ। तो आज हम अपना सैम्पल मॉक 01 स्टार्ट कर रहे हैं। सैम्पल मॉक करने का सही तरीका ये हो सकता है कि इसकी पीडीएफ पहले जो है आपको मिल जाए और आप जो है पहले उसको लगा के देख लें और उसके बाद वीडियो सोल्यूशन को देखें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 पहले खुद से लगाएं, फिर एक्सप्लेनेशन देखें। इस तरीके से अगर आप इन सैम्पल मॉक्स का इस्तेमाल करोगे तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। देखो, ये सैम्पल मॉक्स मैं रिकॉर्ड किसी भी टाइम पे करूँ, हर रोज़ रात को 10 बजे आपके बीच में अपलोड करूँगा। सवाल ये हो रहा था, मैंने बच्चों से पूछा कि रिकॉर्डेड या फिर लाइव किस मोड में चाहिए, तो उन्होंने बोला सर अगर लाइव करेंगे आपके साथ अटेंड तो आपके सैंपल मॉक्स में मेरा जो समय जाएगा वो तकरीबन 45 से 50 मिनट जाएगा, इतना समय सर लग जाएगा आपको पढ़ाने में। लेकिन अगर आपने इसको रिकॉर्डेड मोड में दिया तो हम सैंपल मॉक खुद जब लगाएंगे तो मुझे 12-13 मिनट मैक्स लगेगा और उसके बाद सोल्यूशन देखने में 10-5 मिनट लगेगा। जो क्वेश्चन गलत होगा या जो क्वेश्चन में डाउट होगा वही वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके हम देख लेंगे। तो मुझे उनका आइडिया भी समझ में आया तो मैंने डिसाइड किया मैं इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देता हूँ। रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आप देखोगे तो आपके तकरीबन इस सैंपल मॉक लगाने का लाइव से करीब 20-30 मिनट बच जाएगा। और इस टाइम पे एग्जाम के समय ये ज़रूरी है कि आप इसको इसी फॉर्म में लगाओ, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में लगाओ। रिकॉर्डेड फॉर्म में लगाओगे तो ज़्यादा बेटर हो पाएगा। 10 बजे जैसे वीडियो अपलोड होती है वैसे टेलीग्राम पे सैंपल मॉक भी अपलोड हो जाएगी। तो आप सारे के सारे बच्चे जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। 10 बजे एकदम एक्टिव रहो। नोटिफिकेशन बहुत सारी वीडियो की वजह से नहीं जाता है। 10 बजे हर रोज आपके पास वीडियो आ जाएगी और टेलीग्राम पे आपका सैंपल मॉक का पीडीएफ आ जाएगा। पीडीएफ लगा लो, पीडीएफ लगाने के बाद वीडियो देखो। और जिसको पीडीएफ की बजाय वीडियो देखनी है तो वीडियो में पहला क्वेश्चन पॉज करो, लगाओ, फिर आगे से मूव करो। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले ताकि इन क्लासेस का अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा पाए। देखो, जिन लोगों को ये शक हो रहा होगा कि मैं आपको सही से पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, उनको मैं फिर से एक बार बता दूं। एक तो मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है ना, मैं गांव से पढ़ा हूं तो मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो और शिक्षकों के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का है। लेकिन जो मेरी नॉलेज है वो काफ़ी तगड़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं हिंदी भाषी बच्चा रहा हूँ। 2015 में फेल हुआ हूँ बहुत ख़राब नंबरों की वजह से, वो भी इंग्लिश का सेक्शन ख़राब था। 2016 में अंग्रेजी में 50 में 46 स्कोर करके और 163.5 स्कोर करके जो है अपना सिलेक्शन लिया है मैंने। फिर ज्वाइन नहीं किया मैंने, तब से पढ़ा ही रहा हूँ 17 से। अब हमारे समय में 163.5 200 में से बड़ा स्कोर हुआ करता था। आज के समय में नहीं, आज के समय में तो 100% स्कोर हो जाता है। अगर आज के समय में मैं पेपर दे रहा होता तो मैं 100% स्कोर कर ले जाता। आपको ये समझना है कि अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हो तो आप पैटर्न कैसे डिकोड करोगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। तो मेरे प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, आप मेरे से अंग्रेजी अच्छी सीख पाओगे। चलो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसको पॉज करो, पॉज करके फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। थोड़ा जोक सपाट कब मारूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में मैं थोड़ा इंगेजिंग हो जाऊं, क्योंकि इंगेजिंग हो पाना शिक्षक का एक आर्ट होता है, ताकि आपका समय मेरे साथ बना रह पाए, थोड़ा हंसते मुस्कुराते आप क्लास कर पाओ। मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में 1 महीने 2 महीने में अपने आप को इस तरह प्रिपेयर कर पाऊँ कि कंटेंट के साथ थोड़ा मसाला भी भर सकूँ, क्योंकि बगैर मसाला भरे हुए किसी शिक्षक को आप सुनते नहीं हो। कहते नहीं अरे क्या मास्टर है, तो उसके लिए मसाला भरना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको स्पेलिंग बतानी है और ये क्वालिटी क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं ये एक्विंटेंस शब्द है, इसको कभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स में नहीं पूछा जाता है। जब भी पिछले सालों में जाके देखोगे तो ये एक ऐसा शब्द है जिसको स्पेलिंग चेक में ही पूछा जाता है। और इसमें अक्सर करके बच्चे मतलब गलती करते रहते हैं। और गलती होने के देखो चांसेस कहाँ कहाँ पे हैं। गलती होने के चांसेस यहाँ पे है, जो AIN लिखा हुआ है एक स्पेलिंग में है, ठीक है ना। और
एक जगह जो है AIT लिखा हुआ है, एक जगह U लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक जगह QA लिखा हुआ है, फिर UIE लिखा हुआ है। तो एक जगह यहाँ पे जो मिड वाला सेक्शन है यहाँ पे डाउट होता है इसमें, और दूसरा जो डाउट होता है एक जगह TENC लिखा हुआ है, एक जगह TANC लिखा हुआ है, ये दो जगह डाउट होता है। इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप इसको याद कर ले, एक्वा, एक्वा मतलब वाटर होता है, ACQUA एक्वा, फिर उसके बाद याद कर ले इन, फिर उसके बाद याद कर ले TANCE। तो हमेशा एक्विंटेंस की स्पेलिंग आपको याद रहेगी। एक्विंटेंस का मतलब होता है किसी चीज़ से फैमिलियरिटी, किसी चीज़ से क्या, फैमिलियरिटी। अगर सिनोनिम्स में आए तो फैमिलियरिटी एक ये शब्द हो सकता है, दूसरा कलीग भी कह सकते हो इसके सिनोनिम्स में, लेकिन ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछा नहीं जाता है। तो अगर ये स्पेलिंग सही से देखो, एक्वा इन टेंस कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वा, यहाँ पे लिखा है एक्वा, यहाँ पे इन लिखा हुआ है, यहाँ पे इन लिखा हुआ है। ये TENC है, TANC है, तो स्पेलिंग में TANC आती है, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्वा लिखा हुआ है पर एन गायब है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्वा ही नहीं लिखा हुआ है, तो ये दोनों गलत है और ये भी गलत। स्पेलिंग चेक वाले जो क्वेश्चन हैं मैं आपको बता दूं, 200 ऐसे क्वालिटी वर्ड्स है जिनकी PDF मैंने आपको संकल्प बैच में शेयर किया हुआ है, और वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम पे मैंने उनको याद करने के तरीके भी बताए हुए हैं, प्रॉपर PDF में लिख के दिया हुआ है। अगर आप उसको सही सटीक तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छा पकड़ बना पाओगे। ये इसी तरीके से आपको याद करना है। इसके अलावा अगर और किसी तरीके से अगर इसको याद करते हो तो दिक्कत हो जाएगी, तो भूल जाओगे बार बार स्पेलिंग। ये तरीके से अगर ब्रेक करके इसको याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये पहला क्वालिटी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू इनकरेजिबल। जैसे आप इनकरेजिबल देखते हो तो आपको पता क्या लगेगा, आपको ऐसा लगेगा सर इनकरेजिबल जिसको करेक्ट ना किया जा सके, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जिसको करेक्ट ना किया जा सके, जिसको करेक्ट ना किया जा सके, या जिसको सुधारा ना जा सके, जिसको बदला ना जा सके, जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके। अब इसको इस तरीके से याद करोगे तब जाके आप ऑप्शंस में सही ऑप्शन फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे आपके पास इंडल्जेंट है, इंडल्जेंट के साथ एक पेरेंट और भी लग के आता है, इंडल्जेंट एक एग्जेक्टिव है। एक्चुअली इसको याद करने का सही तरीका है, आप इसको याद करो इंडल्जेंट पेरेंट। तो इंडल्जेंट पेरेंट वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार करते हैं। तो जो इंटेलिजेंट शब्द है ये लाड प्यार को रिप्रेजेंट करता है, ये एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। इनोसेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, बहुत सिंपल शब्द है, तो इनोसेंट नहीं होगा। इनोसेंट सब लोग जानते हो यार। फिर है इम्प्रूवेबल, इम्प्रूव से के आगे एबल जोड़ दिया गया है, और इसका ये मतलब हो गया जिसे इम्प्रूव किया जा सके। हमें बताना है जिसे बदला ना जा सके, लेकिन जिसे बदला जा सके वो तो इसका एंटोनिम हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। फिर आया अनट्रेनेबल, जिसे ट्रेन ना किया जा सके, जिसे ट्रेन नहीं किया कर सकते हो, मतलब उसे परिवर्तित नहीं कर सकते हो, उसे करेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो सिनोनिम्स होगा ऑप्शन ए। आप अपने मन के अंदर सोच के देखो, क्या इस जवाब तक आप पहुंच पाए थे? क्या ये क्वेश्चन आपको आसान लगा था? आसान लगा होगा, जब आपने इसको देखा होगा तो आसान लगा होगा, लेकिन जब ऑप्शन में मैच कराने होंगे तो इंटेलिजेंट एक ऐसा शब्द है जो आम शब्द नहीं है, जो सभी को पता नहीं। तो जो क्वेश्चन की क्वालिटी आई थी कुछ इस तरीके की क्वालिटी आई थी, ठीक ठाक पेपर बना हुआ था। तो फीस 13 और स्टेनोग्राफर का जो पेपर था वो क्वालिटी क्वेश्चन उसमें आया था। तो इस तरीके से आप सैम्पल मॉक्स में आपको रेडी होना पड़ेगा कि आपके ऑप्शन जो है वो बहुत दूर दूर हों और कंफ्यूजिंग हो और नए शब्द हों। तो इससे क्या होगा, आप मानसिक रूप से थोड़ा प्रिपेयर होगे। अब जैसे सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे सी इज डैश मोस्ट कॉम्पिटेंट कैंडिडेट वी हैव इंटरव्यूड सो फार। अब ये आर्टिकल के चैप्टर से फिलर पूछा गया है। अब आपको ए भरना है, एन भरना है, द भरना है। अब आर्टिकल का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और वो भी कब, जब आपका काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ध्यान रखना है कि ए और एन का इस्तेमाल किसके साथ करते हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। मैंने ये बात पूरा आपको आर्टिकल का जब चैप्टर पढ़ाया है तब उसमें अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है और ये आपका वॉवेल साउंड के साथ आता है, लेकिन जो साउंड लेते हैं हिंदी के हिसाब से लेते हैं। जब हम एग्जेक्टिव के चैप्टर में पहुंचते हैं या आर्टिकल में भी पढ़ते हैं कि आर्टिकल द हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले इस्तेमाल करते हैं।
ध्यान से देखो, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल है, कॉम्पिटेंट, मोस्ट कॉम्पिटेंट, ये सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके पहले क्या लगाओगे, आर्टिकल दे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन में एक है, अगर आपने आर्टिकल का चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है या एग्जेक्टिव का चैप्टर भी अच्छे से पढ़ रखा है तो वहाँ पे इस बात पे बहुत फोकस कराया जाता है, क्योंकि पिछले सालों के एग्जाम में ये वाला कंसेप्ट बहुत पूछा गया है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द छोड़ दिया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द कंपलसरी होता है। अगला है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बताना है आज का जो क्वेश्चन है, इसमें आपके एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ी परेशानी होती है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में बदलते हो तो आप इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हो। तो आप ध्यान से देखो, इफ़ या वेदर दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करते हो और आप दैट का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो आपको ध्यान से ये देखना है कि कहाँ कहाँ इफ़ और वेदर इस्तेमाल है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे वेदर इस्तेमाल है, यहाँ पे इफ़ इस्तेमाल है, यहाँ पे इफ़ इस्तेमाल है, यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हट गया आपके पास। उसके बाद पूछ रहा है हैव यू फिनिश द प्रोजेक्ट, क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर दिया है। हैव प्लस V3 का इस्तेमाल है, तो जब इसको बदलते हो तो ये पास्ट में बदल जाता है, पास्ट में बदल जाता है तो किस में बदलता है, हैड प्लस V3 में बदल जाएगा। इस बात को ध्यान से देखोगे, हैड प्लस V3 में तो आपको हैड कहाँ पे दिखाई देगा, एक तो ये जो ऑप्शन काट दिया यहाँ पे हेड था और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हेड है, तो बाकी ऑप्शन तो आपके वैसे ही हट गए। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन या एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन कभी आप सीधे मत सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का सही तरीका होता है कि आप ऑप्शंस में एलिमिनेट करना चालू करो, कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। इससे बहुत आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बोल दूं कि सीधा आप इसको पैसिव बनाओ, जो आज क्वेश्चन लिया है मैंने, तो आपसे बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप ऑप्शन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, क्वेश्चन को हमेशा सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको पॉज करके पहले ट्राई करना है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, आपको बताना है करेक्ट सिनोनिम्स किसका, परफंक्टरी का, परफंक्टरी का सिनोनिम बताना। अब ये शब्द इतना आसान शब्द नहीं है। परफंक्टरी का मतलब होता है कोई टास्क करना, कोई टास्क करना, आपको कोई काम दे दिया गया है, आप वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या बेमन से, बेमन से, बगैर फीलिंग से। तो जब कोई काम बेमन से करते हो तो आप पूरा नहीं करते हो, अधूरा करते हो। बेमन से किया हुआ काम अधूरा अधूरा होता है, अधूरा अधूरा होता है। अगर इसकी मीनिंग समझ जाओगे तो ऑप्शन आसानी से टिक कर लोगे। थ्रो का मतलब होता है पूरा, पूर्ण रूप से, थ्रो का मतलब होता है पूर्ण रूप से। इसके बाद अगला है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से। रिगरस, अगर आप कोई काम रिगरस रूप से कर रहे हो, इसका मतलब मन और दिल लगा के कर रहे हो। रिगरस होके कोई काम कर रहे हो तो मतलब दिल लगा के काम करते हो। तो जो रिगरस है इसका एंटोनिम हो जाएगा और सुपरफिशियल जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ये कॉन्टेक्स्ट के बाहर है, मतलब जिस मीनिंग में पूछना है, इलेबोरेट उससे आजू बाजू में नहीं आता। इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना। रिगरस वर्क हो गया मतलब मन और दिल लगा के मेहनत से काम कर रहे हो, दिल लगा कर मेहनत से काम कर रहे हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो सही सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन अच्छा और क्वालिटी क्वेश्चन है। नीचे आपको बताना है फाइनली कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। देखो, अगर आप नीचे आप बता के जाओगे ना कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, मुझे और ये पेपर बनाने में और आपकी प्रैक्टिस कराने में, आपको मानसिक तनाव से दूर करने में मदद मिलेगा। अगर इस पे काश मेरा एक चुटकुल्ला होता, मतलब मैं कभी पढ़ के आता ऐसे चुटकुल्ले पढ़ते हास्य वाले जो है, तो इस पे अगर एक हास्य वाला चुटकुल्ला आपको सुनाता तो आप थोड़ी देर ठहरते, अरे सर मजे में पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब ये कंटेंट सीधा सीधा शिक्षक डिलीवर करता है तो आपसे वो पूरी वीडियो देखी नहीं जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ हिज रिपीटेड वार्निंग्स द स्टूडेंट कंटिन्यूड टू मेक नॉइज। अब देखो, अगर आपने प्रीपोजिशन का चैप्टर सही से पढ़ा हुआ है, प्रीपोजिशन का चैप्टर सही से अगर पढ़ा हुआ है, या फिर सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस, सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस वाला चैप्टर अगर सही से पढ़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको सेकंड्स नहीं लगेंगे।
अगर आपने ये दोनों चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो इसमें आप एरर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं कहूँ डिस्पाइट ऑफ व्हाट, हिज रिपीटेड वार्निंग, उसके रिपीटेड वार्निंग के बावजूद द स्टूडेंट ने क्या किया, कंटिन्यू किया टू मेक नॉइज, शोर मचाते रहना। तो उसके बहुत रिपीटेड वार्निंग के बावजूद भी बच्चे क्या करते रहे, शोर मचाते रहे। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। स्टूडेंट कंटिन्यू किया जो है नॉइज, शोर मचाना, इसमें कोई गड़बड़ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सुपरफ्लुअस सेंटेंस पढ़ा है तो वहाँ पे आपको एक बात मैंने बताया था, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार वापस से जाके संकल्प बैच में पढ़ लो। मैंने आपको बताया था डिस्पाइट का मतलब क्या होता है। डिस्पाइट होता है इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, इसके अंदर एक ऑफ ऑलरेडी छुपा रहता है, तो हम डिस्पाइट के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते। अदरवाइज क्या होता है, अगर इसको वैसे लिख दो तो इंस्पाइट ऑफ ऑफ हो जाएगा और दो बार ऑफ आ जाएगा, तो ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस बन जाता है। तो यहाँ पे जो एरर है वो ये एरर है कि आप ऑफ को यहाँ पे हटा दो, और जैसे ऑफ को हटाओगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये बताना है कि कौन से सेक्शन में एरर है। तो ऑप्शन ए में एरर है, यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ की जगह सिर्फ डिस्पाइट लिखना था। डिस्पाइट हिज रिपीटेड वार्निंग्स द स्टूडेंट कंटिन्यू टू मेक नॉइज। अगला है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट अच्छा है, काफ़ी क्वालिटी वाइज है और डिफिकल्ट भी है। इसमें से अगर कोई बच्चा मीडियोकर लेवल का होगा या एबव मीडियोकर लेवल होगा, थोड़ा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का बच्चा होगा, तो इसमें से 3 ऐसे जवाब है जो वो आसानी से दे लेगा, 2 में स्टिल कंफ्यूज होगा और उसका जवाब नहीं दे पाएगा, उसके गलत करने के चांसेस हो जाएंगे। तो जब इस तरीके का क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में आता है तो परेशानी होती है, 1-2 क्वेश्चन गलत होता है। ऐसे में 25 में से अगर कोई बच्चा 22 या 23 अगर अच्छा करके आ रहा है, इसका मतलब है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के पेपर में 25 में 25 नहीं किया जा सकता है। 22-23 क्वेश्चन भी अगर आप सही से कर रहे हो, इसका मतलब आप अच्छे हो, और 25 में 25 करके आ जाते हो तो आप बहुत अच्छे हो। चलो इस क्लोज टेस्ट को ट्राई करते हैं, इस क्लोज टेस्ट की मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन के सामने से हटता हूँ और हट के पढ़ता हूँ। आप सामने से इसको वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद इस क्लोज टेस्ट को पढ़िए, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को लगाइए। जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो कृपया आप क्लोज टेस्ट को पूरी तरीके से एक बार अच्छे से पढ़ें, उसके बाद फिर दोबारा में पढ़ने जाए तब आप ऑप्शन को फिल करें। ऐसा ना हो कि पहली लाइन पढ़ें और पहली लाइन पढ़ने के बाद आप ऑप्शन को फिल करना चालू करें। रीज़न इसके पीछे ये है कि अगर क्लोज टेस्ट थोड़ा सा फंसा हुआ है, मतलब ऑप्शंस थोड़े से अगर क्लोज हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकते हैं, या उस तरीके के ऑप्शंस कहीं कभी इस्तेमाल होते हैं, तो जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक आपको सही से कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा और आप ऑप्शंस में गलती कर सकते हो। तो मैं आपके स्क्रीन के सामने से हटता हूं और मैं इसको पढ़ता हूं ताकि आप भी आसानी से इसे पढ़ सको। लिखा हुआ द आइडिया दैट, द आइडिया व्हाट, दैट मशीन कैन थिंक, मशीन सोच सकते हैं, इज एज ओल्ड, ये उतना पुराना है, एज द आइडिया ऑफ मशीन इटसेल्फ, जितना कि मशीन खुद ही। ये पहला लाइन है, लेकिन पहला लाइन इतना कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ग्रामेटिकल टर्म में, इसकी हिंदी समझना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसकी मीनिंग ही ऐसी है कि ये मशीन सोच सकते हैं, आइडिया उतना पुराना है जितना कि मशीन खुद भी। इसको साधारण शब्दों में अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसका ये मतलब है कि मशीन जितना पुराना है या अवधारणा भी उतनी पुरानी है कि मशीन सोच सकते हैं। आगे लिखा हुआ है हाउ एवर, यद्यपि मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हैज मूव्ड व्हाट, फॉर बियॉन्ड द अर्ली, फॉर बियॉन्ड द अर्ली व्हाट, अर्ली लिमिटेशन से मूव कर गए हैं, या फिर अर्ली मार्वल से मूव कर गए हैं, या अर्ली कंसेप्ट से मूव कर गए हैं, या फिर अर्ली इनोवेशन से मूव कर रहे हैं ऑफ कंप्यूटेशन। किसके? कंप्यूटेशन के इनोवेशन से, कंप्यूटेशन के मार्वल से, या कंप्यूटेशन के कंसेप्ट से, या कंप्यूटेशन के इनोवेशन से आगे मूव कर गए हैं। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन में लिमिटेशन, मार्वल, कंसेप्ट या इनोवेशंस में कुछ फिल करना था। आप फिल करते हुए चलिए या पहले इसे पढ़िए, समझिए। टूडेज AI कैन लर्न, आज के समय में AI क्या कर सकता है? लर्न कर सकता है पैटर्न, डेटा को एक्स्ट्रापोलेट कर सकता है, इनटेक कर सकता है, कंपाइल कर सकता है या इनलार्ज कर सकता है, ये आपको ऑप्शन में बताना है। एंड इवन प्रिडिक्ट आउटकम्स, और जो प्रिडिक्ट है कर सकता है, आउटकम्स को भी प्रिडिक्ट कर सकता है विथ स्टार्लिंग एक्यूरेसी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। यट फिर भी क्रिटिक्स आर्गू करते हैं दैट AI लैक करता है ट्रू अंडरस्टैंडिंग, वास्तविक अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल कोशेंट, इमोशनल एम्पैथी, इमोशनल बैंडविथ या इमोशनल इंटेग्रिटी। फिर उसके बाद है प्रोपोनेंट्स
काउंटर दैट। प्रोपोनेंट्स का मतलब जिसको ना पता हो मैं आपको बता दूं, प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है समर्थक, इसका मतलब है समर्थक। समर्थक काउंटर करते हैं या रीजन देते हैं कि दैट इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस है, नीड नॉट मिमिक, इंटेलिजेंस को मिमिक करने की जरूरत नहीं है ह्यूमन थॉट्स को इफेक्टिव होने के लिए, टू बी इफेक्टिव होने के लिए, टू बी फर्टाइल होने के लिए, टू बी ऑथेंटिक होने के लिए, या टू बी रिडंडेंट होने के लिए। तो ऑप्शन 10 यहाँ पे फिल करना है। फिर अगला है द डिबेट ओवर एआई रोल इन सोसाइटी विल लाइकली कंटिन्यू। जो डिबेट है वो एआई के रोल को लेकर सोसाइटी में वो कंटिन्यू रहेगी एज इट्स कैपेबिलिटी स्टैग्नेट, उसकी जो कैपेबिलिटी है स्टैग्नेट हो रही है, डिमिनिश हो रही है, प्रोलिफरेट हो रही है, कोलैप्स हो रही है। तो ये आपके ऑप्शन भरने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ पॉज करके आपने ऑप्शंस को भर लिया होगा। जब इस पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ोगे तो इसकी मीनिंग जो है वो थोड़ी आपको समझ में आएगी और थोड़ी नहीं समझ में आएगी। जो हिंदी भाषी बच्चे हैं, जो ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं, अगर मेरी तरह का कोई बच्चा है, जब मैं 2015 में पेपर की तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी। ऐसे में मैं ये मान के चलता था जब मैं पेपर में जाऊंगा तो मैं सिर्फ 3 ऑप्शन जो बहुत आसानी से दिखाई देगा उसे करूंगा और 2 ऑप्शन छोड़ दूंगा, और हमारे समय में इतना हाई स्कोर नहीं जाता था, अपना काम बन जाता था। तो मैं अपने पेपर में 2016 में जो है ये पैटर्न हमेशा इस्तेमाल किया है कि वो भाई 1-2 क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि शिक्षक बहुत है सिखाने वाले, हमारे समय में यूट्यूब का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, ठीक है, कोई था ही नहीं, मैं ही यूट्यूब पे पहला आया हूँ। तो ऐसे केस में उस टाइम पे लिमिट थी और पैसे भी जेब में नहीं थे कि किसी कोचिंग में जाके पढ़ सकें। पर आज आप पढ़ सकते हो, तो आज आप सीख भी सकते हो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहूँ कि द आइडिया दैट मशीन कैन थिंक इज एज ओल्ड एज द आइडिया ऑफ मशीन इटसेल्फ, जितना मशीन पुराना है उतना ही पुराना ये विचार है कि मशीन सोच सकती है। ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर आगे क्या है, यद्यपि मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है वो क्या है, मूव कर गया है बियॉन्ड द अर्ली लिमिटेशन। यहाँ पे दिमाग आपका जाएगा कि जो पुरानी लिमिटेशन थी कंप्यूटेशन की उससे आगे आ गया है, ठीक है। मार्वल्स यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, मार्वल्स ऑफ कंप्यूटेशन कह सकते हैं लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक नहीं है। अब जैसे मार्वल्स होना मतलब अद्भुत होना, तो यहाँ पे उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठेगा, तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओगे। फिर बात आती है कि बियॉन्ड द अर्ली इनोवेशंस। तो जब हम इनोवेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो हम फ्यूचर इनोवेशंस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में ये भी लगेगा कि अर्ली इनोवेशन से आगे निकल गया है, अर्ली लिमिटेशन से आगे निकल गया है, या अर्ली कंसेप्ट से आगे निकल गया है। तो आपका ध्यान कंसेप्ट पे जाएगा ही नहीं कि आप इस ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट करके निकल सकते हो। तो ये तीनों में कहीं ना कहीं आपको डाउट होगा कि अर्ली लिमिटेशन से बाहर निकल गया है, अर्ली कंसेप्ट से बाहर निकल गया, अर्ली इनोवेशन से बाहर निकल गया। तो जब हम इनोवेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर हम इसको फ्यूचर के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, बैक साइड के इन्वेशन के सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि इनोवेशन हो रहा है, कंटिन्यूअस होता रहा है। तो इस हिसाब से आपको इसको समझना है कि अर्ली इनोवेशन से इवॉल्व नहीं कर गया है। तो ये जो ऑप्शन होगा ये ठीक नहीं होगा, यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि इनोवेशन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आइडली फ्यूचर इनोवेशंस में और फ्यूचर की चीज़ों के लिए करते हैं। यहाँ पे जो पुरानी चीज़ थी, तो पुरानी जो आइडिया थी कंप्यूटेशन की, या पुरानी जो खोजें थी, जो कंसेप्ट था, जो आइडियाज था, उससे जो है आगे निकल गया है। क्यों? क्योंकि आगे जब ये पढ़ोगे ना कि आज के समय में एआई पैटर्न लर्न कर सकता है, तो पुराने समय में कंप्यूटेशन में जो एआई कर सकता था उन आइडिया से, उन कंसेप्ट से आगे निकल गया है। और लिमिटेशन की बात नहीं करेंगे, पुराने में कंप्यूटेशन की लिमिटेशन का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ये हो रही है कि जो आइडियाज़ पुराने समय में थी, जो एआई कर सकता था, उससे आगे मूव कर गया था। तो जो थ्योरी थी जो कि एआई ये कर सकता है, जो उस टाइम पे सोचा जाता था, उससे आगे निकल गया है। तो यहाँ लिमिटेशन भी राइट फिट नहीं होगा। जो इसका कॉन्टेक्स्ट है उसमें कंसेप्ट सही आएगा, कि कंसेप्ट का मतलब होता है आइडियाज या थ्योरी। तो पुरानी एआई की जो थ्योरीज थी, जो हमें मानते थे कि एआई ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, उससे एआई आगे निकल गया है। चलो अगला है, टूडेज एआई कैन लर्न पैटर्न। फिर डेटा का क्या कर सकता है, एक्स्ट्रापोलेट कर सकता है, इनटेक कर सकता है, कंपाइल कर सकता है, इनलार्ज कर सकता है। देखो डेटा इनटेक कर सकता है, इनटेक डेटा के टर्म में नहीं इस्तेमाल किया जाता कि डेटा इनटेक कर सकता है। डेटा इनलार्ज करना ये भी सुटेबल नहीं बैठेगा, ये 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन दिमाग में आएगा कि डेटा तो कंपाइल कर सकता है एआई ना, यस डेटा कंपाइल कर सकता है। लेकिन ध्यान से अगर इसको पढ़ोगे कि आज के समय में वो पैटर्न लर्न कर सकता है, और डेटा एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, डेटा को रीड करके एक अनुमान लगा सकता है। और आगे की जो लाइन है वो लिखा भी है कि जब वो अनुमान लगा रहा है तो उस हिसाब से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। तो एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है डेटा को रीड करके भावी आउटकम या अनुमान लगाना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा वो होता है एक्स्ट्रापोलेट करना, जिसका मतलब होता है डेटा रीड करके अनुमान लगाना।
अनुमान लगाना। इस क्लोज टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कंपाइल ज्यादा सुटेबल नहीं है, ग्रामेटिकली फिट है और हो भी सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर ऑप्शन अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रापोलेट होगा, क्योंकि डेटा यहाँ पे क्या होगा, लर्न पैटर्न करेगा, डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करेगा, डेटा रीड करके अनुमान लगाएगा और प्रिडिक्ट करेगा आउटकम्स को। तो इस मीनिंग में यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट इज द राइट फिट। फिर उसके बाद आगे है यट क्रिटिक्स, फिर भी क्रिटिक्स आर्गू करते हैं कि दैट एआई लैक्स ट्रू अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल क्वोशेंट की बात करें, इमोशनल एम्पैथी की बात करें, इमोशनल बैंडविड्थ की बात करें, तो इमोशनल बैंडविड्थ जैसी चीज नहीं यहाँ पे इस्तेमाल होगी, ये कॉन्टेक्स्ट के बियॉन्ड चला जाएगा। फिर हम बात करेंगे इंटीग्रिटी की, तो ये एक्चुअली ईमानदारी के सेंस में आता है, ऑनेस्टी के सेंस में आता है, यहाँ पे इमोशनल ईमानदारी की बात नहीं रही। एम्पैथी जो होती है वो सहानुभूति होती है, और बात ये होती है जब यहाँ पे क्रिटिक्स कह रहे हैं कि आर्गू दैट एआई लैक द ट्रू अंडरस्टैंडिंग, वो वास्तविक अंडरस्टैंडिंग को लैक करता है, और जो इमोशनल एम्पैथी होती है, जो भावनात्मक सहानुभूति होती है, उसको लैक करता है। तो यहाँ पे जो सही और सटीक ऑप्शन होगा वो होगा बी। वैसे क्वोशेंट का इस्तेमाल किसी और सेंस में कर सकते हैं, लेकिन इस सेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भावनात्मक सहानुभूति है ना, उसको लैक करता है, ये बताना चाहता है राइटर। इसके बाद है जो समर्थक है, प्रोपोनेंट्स हैं, वो काउंटर करते हैं कि जो इंटेलिजेंस है नीड नॉट मिमिक ह्यूमन थॉट। इंटेलिजेंस यहाँ पे एआई को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटेलिजेंस को ह्यूमन थॉट को मिमिक करने की जरूरत नहीं है। टू बी क्या होने के लिए, बेकार होने के लिए, ऑथेंटिक होने के लिए, इफेक्टिव होने के लिए, या रिडेंडेंट होने के लिए। रिडेंडेंट होना मतलब बेकार होना, फुटाइल होना, बेकार होना, तो ये दोनों ऑप्शन तो जिस हिसाब से एआई के विषय में अच्छी बातें कर रहे हैं, ये तो नेगेटिव वर्ड्स हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन में आएंगे नहीं। फिर ऑथेंटिक होना, तो ऑथेंटिक होना भी कोई मतलब नहीं होगा कि उसको ऑथेंटिक होने की जरूरत है। इफेक्टिव, क्योंकि एआई के इफेक्टिवनेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे टू बी इफेक्टिव इज द राइट ऑप्शन। ये मुझे लगता है कि लगभग सारे बच्चे इसको कर लेंगे, मतलब ये जो 10वां है ऑप्शन में इलिमिनेट आसानी से किया जा सकता है और एक ऑप्शन तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद अगला है द डिबेट ओवर एआईज रोल इन सोसाइटी विल लाइकली कंटिन्यू। जो डिबेट है वो आगे कंटिन्यू रहेगी एज इट्स कैपेबिलिटी, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी स्टैग्नेट हो रही है। स्टैग्नेट होने का मतलब छीड़ होना, कमजोर होना। डिमिनिश भी इसका सिनोनिम्स हो गया। कोलैप्स होना मतलब बर्बाद हो जाना। फिर एक शब्द है प्रोलिफरेट, इसका मतलब होता है फैलना, इसका मतलब होता है फैलना। तो यहाँ पे क्योंकि हम एआई के विषय में पॉजिटिव बात कर रहे हैं, बाकी तीनों जो शब्द हैं वो है नेगेटिव शब्द, मतलब वो एआई के विषय में अच्छी बात नहीं कह रहे हैं कि एआई कोलैप्स कर जाएगा, नहीं, एआई क्या होगा, प्रोलिफरेट करेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो उसकी कैपेबिलिटीज है वो धीरे धीरे प्रोलिफरेट हो रही है, बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्लोज टेस्ट के 5 में से आप कम से कम 3 सही कर पाए होगे। अगर 3 आप सही कर पाए हो इसका मतलब आप सही गए हो। 5 जिसने सही कर लिया है वो तो मतलब बहुत ही सही तैयारी है। जो मेंस बैच में मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उन बच्चों में भी 1-2 जो ऑप्शन है वो बच्चे सही नहीं कर पाए, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है कि हाँ नहीं आपकी तैयारी में कमी रह गई है। एक्चुअली क्लोज टेस्ट ही डिफिकल्ट है, जब इस तरीके का क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में आएगा तो कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर आपको बताना है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एम्ब्रेसमेंट की स्पेलिंग बतानी है। एम्ब्रेसमेंट का मतलब होता है लज्जित होना यार, और अगर आप इसको याद कर सकते हो इम्बर को, ठीक है ना, EMBERR, अगर इसको याद रख सकते हो तो इसकी स्पेलिंग याद रखना बहुत आसान होगा। आप मेंट की MENT याद रख लो और एस याद कर लो, एज मत याद रखना, एस याद रखना, इस तरीके से, और इनको जोड़ के जो स्पेलिंग बनेगी वो आपकी एम्ब्रेसमेंट बन जाती है। तो ध्यान से देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये डबल एस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, दिस इज द राइट वन। डबल आर और डबल एस आता है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, डबल आर और डबल एस आता है, लेकिन याद करने का सबसे सही तरीका एम्बर प्लस एस प्लस मेंट। इस तरीके से याद करोगे तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इनके जवाब आप आसानी से दे पाओगे एग्जाम के अंदर। 200, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 200 क्वालिटी ऐसे क्वेश्चन दिए विथ ट्रिक्स कि आप इनको कैसे याद कर सकते हो, कैसे छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करके आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। तो 3-4 बार जो है वो सीट डाउनलोड के अगर आप इस तरीके से लिख के पढ़ लोगे आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब त्यागना, ठीक है, कोई पावर, पोजीशन, थ्रोन, राजा की गद्दी, जब आप उसे एब्डिकेट करते हो तो आप उसे छोड़ देते हो। तो एब्डिकेट करने का क्या मतलब होता है, त्यागना। चाहे आपका थ्रोन हो गया, चाहे पोजीशन हो गया, उसको त्यागना। रिलिंक्विश करने का मतलब भी हो गया आपका त्यागना, ठीक है ना, इसका मतलब भी छोड़ना या त्यागना होता है। एबंडन का मतलब भी होता है किसी चीज को त्यागना। विड्रा करने का मतलब हटाना,
तो आप अपने आप को किसी पोजीशन या पावर से विड्रॉ कर रहे हो, तो त्याग ही रहे हो, छोड़ ही रहे हो। तो ये तो 3 शब्द है, वो अपने आप में क्या है, इसके सिनोनिम्स में लगभग चला जाएगा। आखिरी वाला 2 तो सीधा सिनोनिम्स है। तो किसी चीज़ को छोड़ना और किसी चीज़ को रिटेन करना एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे। बताना क्या है, एंटोनिम। और एक बात मैं और बता दूं कि कई बार क्या होता है कि आपको ये ध्यान देना होता है कि कोई 3 शब्द अगर सिमिलर हैं तो पक्का वो 3 के तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। मतलब जो ऑप्शन उनके सिमिलर ना हो, उनके अपोजिट में हो या डिफरेंट मीनिंग में दिखाई दे, वही आपका सही ऑप्शन होता। तो इसमें अगर आप ऐसे देखते कि रिलिंक्विश, अबेंडन और विड्रॉ का मतलब जो होता है किसी चीज़ को छोड़ना या त्यागना, तो आप अपने ऑप्शन तक पहुंचे जाते। जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है ना, तो आप कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 14, पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम डैश द फ्लड वाटर्स हैड ऑलरेडी सबमर्ज्ड मोस्ट ऑफ द हाउसेज। बाय द टाइम रेस्क्यू टीम, जब तक रेस्क्यू टीम पहुंचती, जो फ्लड वाटर्स है वो ऑलरेडी सबमर्ज कर चुका था, ज्यादातर घर सबको डुबा चुका था। तो जब 2 इंसिडेंट पास्ट के होते हैं, जब 2 इंसिडेंट पास के होते हैं, तो जो पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, जो उसके बाद होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। टेंस में ये सब पढ़ाया गया आपको। तो ध्यान से देखो, ये पास्ट परफेक्ट वाली तो दिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे जो आएगा वो V2 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, बी, अराइव्ड। और ये चीज आपको पढ़ाई है मैंने। अगर आपने अभी तक टेंस का लेक्चर नहीं देखा है संकल्प बैच का, तो टेंस में जाके इसको देखिएगा। इसके 4 केसेस होते हैं, 4 के चारों केसेस को अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने यूट्यूब पे सही से ना पढ़ाई हो, सब सही से पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्टली फ्रेम्ड सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे करेक्टली फ्रेम्ड सेंटेंस जो है बताना है। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर रेडी। तो जब भी कोई चीज एज वेल एज से जुड़ती है, अगर 2 सब्जेक्ट को एज वेल एज के साथ जोड़ के एक सिंगल सब्जेक्ट बनाते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि एज वेल एज के बाद जो है, जो आता है आपका नाउन, वो सिंगुलर है या प्लूरल है उससे मतलब ही नहीं होता है। जो इसके पहले है उसको देखते हैं ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो जो वर्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इज लगाओगे तब जाके यहाँ पे सही होगा। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट इज रेडी, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वर रेडी। एज वेल एज या फिर अलॉन्ग विथ की अगर बात करें तो दोनों में सेम कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। ये वर्ब की जगह क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। द टीचर विद द स्टूडेंट, विद के साथ भी यही होता है। हैव की जगह यहाँ पे अगर हैज होता तो ज़्यादा सही होता। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है। ये चैप्टर मेरे से छूटा हुआ है संकल्प बैच में, मैं इसकी वीडियोस बना दूंगा। अगला है, अच्छा क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। अब ये फिलर के अंदर जो है आपको क्या भरना है, आपको इडियम्स भरना है। ही इज डैश ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रेस द बॉस। ही इज क्या, वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। पुलिंग स्ट्रिंग्स कर रहा है, डांसिंग टू द गैलरी कर रहा है, प्लेइंग सेकंड फिडल कर रहा है, रनिंग विद द हेयर एंड काउंटिंग विद द हाउंड्स। ये 4 ऑप्शन है जिसमें आपको भरना है। ध्यान से देखो, इसके अगर आगे भी पढ़ो तो आगे क्या लिखा हुआ, ऑलवेज ट्राइंग, हमेशा कोशिश कर रहा है क्या करने का, अपने बॉस को इंप्रेस करने का। जब आप पुलिंग स्ट्रिंग्स ईडियम का इस्तेमाल करते हो तो इस ईडियम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हो। इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके आपको अपना काम या कुछ कराना हो तो इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हो। ये फ्लैटरी से रिलेटेड नहीं होता है, चापलूसी से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन आप इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हो किसी के साथ जो है। दूसरा, डांसिंग टू द गैलरी का इस्तेमाल करते हो जब आप किसी को इंप्रेस कर रहे होते हो अपना काम, मतलब कहते हैं ना जैसे किसी के पीछे लगा हुआ हो ना ताकि आपका काम निकल जाए। और यहाँ आगे क्या लिखा हुआ, ऑलवेज ट्राइंग टू इंप्रेस द बॉस, वो अपने बॉस को इंप्रेस कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, डांसिंग टू द गैलरी कर रहा है, उसके पीछे लगा हुआ है, पहला फुसरा रहा है। मतलब फ्लैटरी से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन वो मतलब अपने बॉस के आगे पीछे इतना लगा हुआ है कि उसको अपने बॉस से काम निकालना है, अपना काम निकालना है। तो इस वजह से जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। प्लेइंग सेकंड फिडल का मतलब होता है आप सब ऑर्डिनेट रोल प्ले कर रहे हो, आप दूसरा रोल प्ले कर रहे हो। अब इसके बाद रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, आप हेयर के साथ रन कर रहे हो और हाउंड्स के साथ हंटिंग कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा हाइपोक्रिटिकल हो, जब जैसा भेस जो है आपको बनाना है उस तरीके का भेस बना रहे हो। तो इसकी जो मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है मतलब बहुत ज़्यादा हाइपोक्रिटिकल होना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है, यही इसके राइट मीनिंग में फिट बैठेगा। तो ही इज
डांसिंग टू द गैलरी, ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रेस द बॉस। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 50% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। ये एक कंसेप्ट है जो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिखाया जाता है। जैसे वन ऑफ, ठीक है ना, इन नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मेनी ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके का जब भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ऑफ के बाद हम यहाँ पे प्लूरल नाउन रखते हैं। क्या रखते हैं? प्लूरल नाउन रखते हैं कि हम किसी में से एक का चुनाव कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे मान लो ये बकेट है, इसमें से आप एक का चुनाव कर रहे हो तो कम से कम ये एक से ज़्यादा तो होना चाहिए। तो वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त की बात कर रहे हैं, और वन ऑफ माई फ्रेंड का मतलब कम से कम मेरे पास एक से ज़्यादा दोस्त हो तभी तो ये लाइन कहेंगे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। आपको याद रखना है, इन सबको इस्तेमाल करके एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है। वन ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल। ए नंबर ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल। द नंबर ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल। मेनी ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल। तो ऑफ के बाद हमेशा हम अगर काउंटेबल नाउन है तो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑफ माई फ्रेंड की जगह ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में एरर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन हमारा, चूज द सिनोनिम्स ऑफ एसोटेरिक। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना कॉमन तो नहीं है। एसोटेरिक का मतलब होता है रेयर। एसोटेरिक का मतलब होता है रेयर, और अर्केन का मतलब भी रेयर होता है। आपको सिनोनिम्स बताना है, तो ऑप्शन जो बी होगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कॉमन होना, ऑब्वियस होना और सिंपल होना। अगर मान लो एसोटेरिक का मतलब आपको नहीं पता है, अर्केन का मतलब भी नहीं पता है, तो भी इस सवाल का जवाब दे सकते थे। पूछो क्यों? कोई चीज ऑब्वियस है मतलब प्लेन है, दिखाई दे रहा है, और कोई चीज कॉमन है तो ऑब्वियस होना, कॉमन होना, सिंपल होना एक ही बात है। तो ये तीनों शब्द एक दूसरे से लगभग मैच कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वही आपका जवाब होगा। इस तरीके से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का जवाब देना होता है। अगर किसी को नहीं पता है एसोटेरिक का मतलब क्या होता है, एसोटेरिक का मतलब होता है कोई चीज रेयर होना, बहुत कम मात्रा में पाया जाना। अर्केन का मतलब भी वही होता है, कोई चीज अगर रेयर है तो उसे हम अर्केन बोलते हैं या एसोटेरिक बोलते हैं। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। क्योंकि ये जो शब्द है वो भी जो पूछा गया वो भी डिफिकल्ट था, जो ऑप्शन था वो भी डिफिकल्ट दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से सेट किया गया था कि आप स्टिल अपना अगर बुद्धि इस्तेमाल करें तो राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये भी चेक करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बड़े अलग अलग तरीके होते हैं। अगला है, सी वोर एन ए द यूनिक ड्रेस एट द पार्टी। ये आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान है। ये ए और एन को लेके क्वेश्चन बना हुआ है। यूनिक की बात करें तो यूनिक हम ऐसे लिखते हैं, यूनिक, और यह आता है, क्या आता है? यह आता है। ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है, जबकि अगर अंग्रेजी के हिसाब से देखें यू तो वॉवेल है, लेकिन जो इस्तेमाल करते हैं वो हम हिंदी के हिसाब से करते हैं। तो हम यहाँ पे एन की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? अगला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये क्वेश्चन बड़ा क्वालिटी वाला रखा था मैंने जानबूझ के, ठीक है ना। इसमें पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल है, इस वजह से ये और डिफिकल्ट हो गया। लिखा हुआ है, दे आर गोइंग टू हैव द कमिटी अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। अब इसको सही से समझना और पॉज करके क्वेश्चन आप देख लो कि इसमें से क्या सही हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन जब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आए तो आपको क्या करना है? ऑप्शंस पे ध्यान देना है कि क्या नहीं हो सकता है। अगर ऑप्शन में ये देख लो कि क्या नहीं हो सकता, अगर आप एलिमिनेट कर दो ना तो आपका जवाब मिल जाएगा। अब एक्टिव से पैसिव जब भी कन्वर्ट करते हैं हमको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि मीनिंग ना बदले। बगैर मीनिंग बदले हुए कि हमने ये बोला सब्जेक्ट ने काम किया ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ सब्जेक्ट के द्वारा, यही बात हम कहते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसकी मीनिंग ना बदले। सबसे पहले तो इसकी मीनिंग आपको समझनी होगी। दे आर गोइंग टू हैव द कमिटी अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। मैं आपसे पूछूं कि क्या अनाउंस होना है तुम्हारा कल, तो आप बताओगे रिजल्ट अनाउंस होना है। कौन अनाउंस करेगा? तो कमेटी अनाउंस करेगी, लेकिन कमेटी से अनाउंस कौन करवाएगा? दे, ये अनाउंस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ये अनाउंस। तो मीनिंग में क्या है? कौन अनाउंस करेगा? कमेटी अनाउंस करेगा। क्या अनाउंस होगा? रिजल्ट अनाउंस होगा। और कौन करवाएगा? दे करवाएंगे। तो जब भी इस बात को है, आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहो कि रिजल्ट अनाउंस होगा कमेटी के द्वारा। दे यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हो, दे यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हो, तो भी आपकी बात बन जाएगी। दे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? क्या अनाउंस होना है? आपका ऑब्जेक्ट क्या है? द रिजल्ट्स। तो ध्यान से देखो, द कमेटी इज गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। कमेटी
अनाउंस करने जा रही रिजल्ट टुमारो। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द कमेटी फिर इज प्लस गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। कमेटी इज गोइंग टू डू व्हाट, रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है जो है टुमारो। ध्यान से देखो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो ये एक्टिव वॉइस है। आपको चाहिए क्या, पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ इज लगा, इसके बाद गोइंग टू लगा हुआ है। ये फ्यूचर का बात बताने वाली बात है। जब बी प्लस गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर की बात बताते हैं हम। लेकिन ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट सीधे सीधे काम कर रहा है, ये पैसिव स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी अनाउंस बाय द कमिटी टुमारो। रिजल्ट जो है वो अनाउंस होने वाला है किसके द्वारा, कमिटी के द्वारा। और कब, टुमारो। ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मीनिंग फिट बैठ रही है। अगला द कमिटी विल हैव द रिजल्ट्स अनाउंस टुमारो। यहाँ पे विल हैव का इस्तेमाल हुआ है, तो जो आप वर्ब चेंज करते हो पैसिव वॉइस में, कभी आपने देखा कि इसको ऐसे चेंज करते हो, कमिटी विल हैव द रिजल्ट्स अनाउंस टुमारो। कमिटी जो है विल हैव करेगी रिजल्ट्स अनाउंस टुमारो ना, तो ये स्ट्रक्चर ही बिल्कुल अजीब सा है। द रिजल्ट्स आर गोइंग टू हैव बीन अनाउंस बाय द कमिटी टुमारो, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आर गोइंग टू हैव बीन अनाउंस्ड ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। तो जब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है तो ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दोगे। तो बचा आपके पास क्या है, बचा ऑप्शन आपके पास बी है, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड बाय द कमिटी टुमारो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे मीनिंग मैंने आपको बताया था, मीनिंग में ये बताया था ना कि रिजल्ट अनाउंस होने वाला किसके द्वारा, कमिटी के द्वारा। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना कि दे फिर बी प्लस गोइंग टू है, तो ये फ्यूचर की बात बता रही कि फ्यूचर में करवाना है। हैव जो है यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है जब हैव जो पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है तो ये तब इस्तेमाल होता है जब एक आदमी को दूसरे से कोई काम करवाना हो। तो यहाँ पे इसको कमिटी से काम करवाना है, ये इसीलिए इस्तेमाल है। फिर इसके बाद जब हैव की बात करें, पॉजिटिव वर्ब होता है तो ये लेता है बियर इन्फिनिटी, ये लेता है बियर इन्फिनिटी। तो जब बियर इन्फिनिटी आता है, जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान से देखो, द रिजल्ट विल गोइंग टू, फिर जो बियर इन्फिनिटी होता है उसको बी के साथ कन्वर्ट करते हैं। द कमिटी इज गोइंग टू अनाउंस, अनाउंस की जगह बी अनाउंस लिखा है, बी प्लस V3 इस्तेमाल करते हैं जब बियर इन्फिनिटी आता है। तो द रिजल्ट्स आर गोइंग टू, जो रिजल्ट है वो हम फ्यूचर में अनाउंस करने जा रहे हैं। कब अनाउंस कर रहे हैं, टू बी अनाउंस बाय द कमिटी टुमारो। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है किसके द्वारा, कमिटी के द्वारा होने वाला है। कौन करवा रहा है, बस इस सेक्शन को इग्नोर किया गया है। क्यों, क्योंकि अंडरस्टूड है कि कोई करवा रहा है, तो ये राइट मीनिंग में फिट बैठेगा। बाकी तीन के तीनों ऑप्शन आप देखोगे तो सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन, ये एक्टिव वॉइस में ये दो इररिलेवेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हो। जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो इस तरीके का जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डाला जाएगा तो ऑप्शंस इस तरीके से दिए जाते हैं कि उस ऑप्शंस के थ्रू आप एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। अगला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। इसके जो दो तीन क्वेश्चन बनाए हैं वो दोनों तीनों क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है। और मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, कहते हैं ना कि जैसे चेयरमैन साहब ने बोला कि ये AI जनरेटेड सारे के सारे क्वेश्चन है, वर्जिन क्वेश्चन है। वर्जिन क्वेश्चन मतलब इस तरीके का टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर उनका कहने का मतलब था वर्जिन क्वेश्चन का मतलब है अनटच्ड, मतलब एकदम नए तरीके से जनरेट हो रहा है, ना किसी शिक्षक ने पढ़ाया होगा, ना कभी किसी एग्जाम में आया होगा। तो ये जो पूरा का पूरा पेपर मैंने बनाया है, ये पेपर पूरा AI के थ्रू बनाया है करंट वेंडर के हिसाब से कि किस तरीके का पैटर्न पूछा जा रहा है, उस तरीके से क्या नया क्वेश्चन बन सकता है। तो जो ये पैसेज है, इस पैसेज का बहुत क्वालिटी जो है क्वेश्चन AI ने बना के दिया है। चलो इस पैसेज को समझते हैं। पैसेज दिया है, इन द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में पब्लिक हेल्थ रिफॉर्मर्स कहाँ के, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के बिगिन, क्या किए, बिगिन करना, क्या शुरुआत किया, टू रिकॉग्नाइज करना, क्या रिकॉग्नाइज करना, दैट डिजीज प्रिवेंशन, जो डिजीज है उसकी रोकथाम, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, रिक्वायर्ड मोर देन इंडिविजुअल एफर्ट, इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा जो है रिक्वायर कर रहा था। क्या, इट डिमांड्स, ये डिमांड कर रहा था सिस्टमैटिक चेंज, ये डिमांड क्या कर रहा था, सिस्टमैटिक चेंज का। ओवर क्राउडेड हाउसिंग, ओवर क्राउड मतलब हाउस से जो वहां पे था, वहां पे बहुत ज्यादा ओवर क्राउड था, मतलब बहुत ज्यादा घर थे। ओवर क्राउडेड हाउसिंग, इनएडिक्वेट सैनिटेशन, जो सैनिटेशन था वो सही नहीं था, एडिक्वेट नहीं था, एंड अनसेफ वाटर, और जो अनसेफ वाटर था वर नॉट मियरली ए पर्सनल इशू, ये सिर्फ पर्सनल इशू नहीं था बट सोशल वंस, ये सोशल वंस था। दिस शिफ्ट इन अंडरस्टैंडिंग, ये जो शिफ्ट है अंडरस्टैंडिंग में, लेट द फाउंडेशन, इसने जो है नींव डाली किसकी, मॉडर्न पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की, मॉडर्न पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज की नींव डाली। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये छोटा सा पैसेज है, इस छोटे से पैसेज को ध्यान से पढ़ो तो इस पैसेज में ऑथर किस तरीके का अपना मूड बता रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इश्यूज था, वहां पे जो पब्लिक हेल्थ इश्यूज था और पॉलिसी कैसे बनी,
उसको बता रहा है कि क्या क्या इश्यूज थी, किस किस वजह से इशू थी, और दूसरा ये पर्सनल नहीं था, ये सोसाइटी की वजह से था। और ये पूरा आउटकम समझने के बाद जो फाउंडेशन पड़ा पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज की, इसको अच्छी तरीके से समझने के बाद पढ़ा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेट 19th सेंचुरी में ऑथर जो है जो पब्लिक हेल्थ इश्यूज था उसको डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उस टाइम के फैक्ट स्टेट कर रहा है इसमें। अगर आपने मेरे पैसेज के 4 वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस किस टाइप के पैसेज होते हैं, जैसे फैक्चुअल पैसेज बताया मैंने, डिस्क्रिप्टिव पैसेज बताया मैंने, उसके बाद मैंने आपको बताया है फिलोसफिकल पैसेज जो एब्स्ट्रैक्ट पैसेज के केस में आता है, नरेटिव पैसेज अभी पढ़ाना भूल गया हूँ, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा जो है, ठीक है ना, और डिस्कर्सिव पैसेज पढ़ा है। 4 पैसेज में मैंने वीडियो डाली है। अगर उन लेक्चर्स को अगर आप सही से देखे होंगे तो आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि ये जो है एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, मतलब फैक्चुअल प्लस डिस्क्रिप्टिव पैसेज है। क्यों, क्योंकि अभी मान लो पूछ देगा कि जो ऑथर का टोन है तो कैसे बताओगे टोन, और इस टाइम पे टोन तो पूछ ही रहा है। अगला है व्हाट वाज द मेन रियलाइजेशन ऑफ रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स का मेन रियलाइजेशन क्या है, पहला क्वेश्चन है। अब यहां से आपको इसको पढ़ना है और यहाँ पे सीधा जवाब नहीं है। ऑप्शन जरा ध्यान से देखो। डिजीज प्रिवेंशन इज सोलली एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिजीज प्रिवेंशन जो था वो सोलली इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी था। कहीं पैसेज में ऐसा दिया हुआ है, पैसेज में एक बार फिर से समझा देता हूँ कि 19वीं सेंचुरी में, लेट 19वीं सेंचुरी में जो पब्लिक हेल्थ रिफॉर्मर्स थे जो इंग्लैंड के अंदर, वो रिकॉग्नाइज करना चालू किए कि क्या डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज जो प्रिवेंशन है वो रिक्वायर करता है अकेले एफर्ट से ज्यादा कलेक्टिव एफर्ट, ठीक है ना। ओवर क्राउड हाउसिंग, इन एडिक्वेट सैनिटेशन और अनसेफ वाटर जो है ये पर्सनल इशू नहीं था, ये पूरा सोशल इशू था। और ये जो रिफॉर्मर्स को समझ में आई, ये जो अंडरस्टैंडिंग वाली शिफ्टिंग थी, वो लेके गई पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज बनाने में। तो ध्यान से देखो, व्हाट वाज द मेन रियलाइजेशन ऑफ रिफॉर्मर्स। तो रिफॉर्मर्स का मेन रियलाइजेशन क्या था, रिफॉर्मर का मेन रियलाइजेशन ये था कि जो ये इश्यूज थे ये पर्सनल नहीं थे, सोसाइटल थे। अगर ये सोसाइटल थे, इसका मतलब सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए उनको क्या बनाना पड़ा, उनको पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज बनानी पड़ी। तो सवाल ये पूछा है कि उनका रियलाइजेशन क्या था। अब दिया डिजीज प्रिवेंशन इज सोलेली एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, इसमें सोसाइटल है, उन्होंने एनालाइज किया, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। दूसरा है सोशल फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट, जो सोशल फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू हेल्थ आउटकम्स, ये बात है। अगर आप इन्फर कर पाओ मीनिंग को, अनुमान लगा पाओ सही से, तो ये है कि जो सोशल फैक्टर था वो कंट्रीब्यूट कर रहा है बहुत ज्यादा हेल्थ आउटकम्स को लेके। क्यों, अगर ओवर क्राउडेड हाउसिंग है और इनएडिक्वेट सैनिटेशन है, अनसेफ वाटर है, तो ये सोसाइटी जो है ये पूरा फैक्टर ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो सकता है, ये उनकी रियलाइजेशन थी। लिखा है अनसेफ वाटर हैज नो इंपैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ, नहीं है पब्लिक हेल्थ में प्रॉब्लम, ये तो बता रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला है हाउसिंग कंडीशंस आर अनरिलेटेड टू डिजीज स्प्रेड। हाउसिंग कंडीशन तो बता रहा है साफ साफ डिजीज स्प्रेड का एक रीजन है। तो आपका जो सही ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन बी बन रहा है कि जो सोशल फैक्टर है, सोशल फैक्टर में क्या है, क्राउडेड हाउसिंग, इनएडिक्वेट सैनिटेशन एंड अनसेफ वाटर। इसका इस्तेमाल एक सिंगल वर्ड में ऑप्शन में कर दिया गया है, क्या कह के, सोशल फैक्टर्स। ये सोशल फैक्टर ही है, ये क्या कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा हेल्थ आउटकम्स को लेके। और यही तो मेंशन है, वर नॉट मेयरली पर्सनल इश्यूज बट सोशल इश्यूज, मतलब ये बड़े रीजंस है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसको आपको समझना पड़ेगा, जब हमने सोशल फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके अंदर ये सारे आ गए। अगला देखो इस पे क्या क्वेश्चन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन बना हुआ है द ऑथर्स टोन इन द पैसेज परसुएसिव, डिस्क्रिप्टिव, क्रिटिकल या सार्कास्टिक। सार्कास्टिक का मतलब हो गया मजाकिया, ठीक है ना। परसुएसिव का मतलब हो गया समझाऊ, और क्रिटिकल का मतलब होता है क्रिटिकली कोई बात, क्रिटिकल जब होता है तो आर्गुमेंट चलता है, किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेके क्रिटिकल एनालिसिस होता है, प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस किए जाते हैं। जब प्रॉस एंड कॉन्स दोनों डिस्कस किया जाए तब हम बोलते हैं क्रिटिकल टोन है। लेकिन अगर किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे पब्लिक हेल्थ जो रिफॉर्मर्स हैं वो 19th सेंचुरी में जान पाए कि क्या क्या इश्यूज है, और उन इश्यूज को समझ पाए, फिर रियलाइज कर पाए जो है कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज कैसे बनाई जाए। तो यहाँ पे जो ऑथर है 19th सेंचुरी में जो इश्यूज था, जो रिफॉर्मर ने पकड़ा, उसको डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे जो उसका टोन है वो डिस्क्रिप्टिव है, ना कि क्रिटिकल है, ना कि सार्कास्टिक है, ना कि परसिवेसिव है। यहाँ पे ऑथर को समझा नहीं रहा है, वो तो फैक्ट स्टेट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि 19th सेंचुरी में जो पब्लिक हेल्थ इश्यूज हो रहा था वो किस वजह से हो रहा है। तो टोन जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, ना कि परसिवेसिव है, ना कि क्रिटिकल है, ना कि सार्कास्टिक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए पब्लिक हेल्थ इश्यूज।
तो ओवर क्राउडेड हाउसिंग मेंशन था, इनएडिक्वेट सैनिटेशन मेंशन था, अनसेफ वाटर मेंशन था, पर पुअर एजुकेशन मेंशन नहीं था। इसका चर्चा ही नहीं हुई क्योंकि सारी बात हेल्थ इश्यूज से थी, एजुकेशन का कोई चर्चा ही नहीं है पैसेज में। इन तीन में से मुझे लगता है कि सिर्फ 23rd जो क्वेश्चन है ये बताना हर बच्चे के लिए आसान था, बाकी दो क्वेश्चन बता पाना थोड़ा मुश्किल था। 50% बच्चा बता पाएगा, 50% बच्चा नहीं बता पाएगा। जब टोन की बात करें तो करीब 20-25% बच्चा बता पाएगा, बाकी बच्चों को टोन की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती तो टोन सही से बचा नहीं पाते। इसके लिए ज़रूरी है कि जो मैंने पैसेज पे 4 वीडियो डिलीवर किए वो वीडियो को एक बार सही से देख लीजिए। मैंने उसमें प्रॉपर तरीके से बताया है आपको कि किस किस टाइप के पैसेज होते हैं, टोन कैसे पकड़ते हैं। फिर आज के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। सेलेक्ट द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू फॉर्ट्यूटस। अब देखो फॉर्ट्यूटस का मतलब है एक्सीडेंटल, डेलिबरेट, रैंडम, अनप्लान्ड। देखो अगर कोई चीज रैंडम है इसका मतलब वो अनप्लान्ड होगा, रैंडम अनप्लान्ड है, और जो एक्सीडेंटल का होने का मतलब है कि वो भी अनप्लान्ड ही होता है। तो ये तीन एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। इसका मतलब ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये होगा डेलिबरेट। तो सेलेक्ट द वर्ड मोस्ट अपोजिट बताना है, इसका मतलब है एक्सीडेंटल, रैंडम और अनप्लान्ड, इसका क्या होगा, इसकी मीनिंग में आएगा। और फॉर्ट्यूटस का मतलब होता है बाई चांस, ठीक है ना, बाई चांस। तो ये तीन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, नॉट बाई चांस, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, लेकिन इसको आप ऑप्शन से पिक कर सकते थे कि तीन मैच कर रहे हैं, तीनों सिनोनिम्स में हैं, तो चौथा जो बचा हुआ वही हमारा ऑप्शन होगा। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सबसे सही तरीका होता है। तो कोनाइजर, कोनाइजर का मतलब होता है पाक कला का पारखी, पाक कला का पारखी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत आता है, पाक कला का पारखी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में और स्पेलिंग चेक दोनों में बहुत आता है। अब कोनोआइजर की स्पेलिंग याद करने का मेरे को जो समझ में आता है वो ऐसे याद करो, कोनो, CONNO, कोनो, फिर इस, फिर से, फिर योर, ऐसे याद करो, आपको स्पेलिंग याद रह जाएगी, कोनो, इस, से, योर। तो योर में ये YR मत याद रखना, UR याद रखना, समझ में आया। आप आसानी से इसकी स्पेलिंग याद रख सकते हो। तो तीन स्पेलिंग के क्वेश्चन मैंने रखे थे और तीनों को मैंने इस तरीके से आपको सिखाया है कि अगर आप ये वाला पैटर्न सही से सीख गए ना तो आप आसानी से स्पेलिंग चेक के क्वेश्चन याद रख सकते हो। तो कोनो याद रह जाएगा, यस, कहाँ में मिलेगा, कोनो यहाँ पे है, कोनो यहाँ पे है, कोनो यहाँ पे है, और कोनो इस यहाँ पे है, इस यहाँ पे है, इस यहाँ पे, से भी यहाँ पे, से भी यहाँ पे। पर देखो UR नहीं है, UER नहीं होगा, UR होगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत। समझ में आया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि जो ये मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट का लेवल आपको कैसे लगा, और चाहोगे और डिफिकल्ट बनाने का, मैं सारे के सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट बना दूंगा, जो किसी के पर छक्के मतलब सबके सर के ऊपर ही से गुजर जाएगा। क्लोज टेस्ट मैंने अच्छा बनाया था, मैंने पैसेज अच्छा बनाया था, मैंने स्पेलिंग चेक अच्छा बनाया था। ग्रामर वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा, जो फिलर वाला स्पेशली सेक्शन है वो थोड़ा हल्का रखा था मैंने। लेकिन जब मैं आपके 20-25 सैंपल मॉक कराऊंगा तो कभी ऐसा होगा कि क्लोज टेस्ट थोड़ा हल्का हो सकता है, आपके जो स्पॉट दर के सेक्शन होते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। तो ओवरऑल जो लेवल रहने वाला है वो लेवल ऐसा रहने वाला है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का, ताकि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो कि इस तरीके का अगर आपके एग्ज़ाम में अगर सेक्शन बनता है इंग्लिश का तो आप उसमें 25 में से 23-24 कर पाओ। इस तरीके के पेपर में 25 में 25 कर पाना एक दो बच्चे के बस की बात होती है, या उस दिन उस बच्चे का लक सही चल रहा है कि तुक्का मारा भी तो सही हो गया, तो ये भी एक चांस हो सकता है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा रात के 10 बजे सैम्पल मॉक हफ्ते में 4 से 5 आपको मैं डिलीवर करूंगा। आपको अच्छी तरीके से इन सैम्पल मॉक की प्रैक्टिस करनी है और नीचे अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना बना। चलो मिलते हैं अगले सैम्पल मॉक में।